बच्चों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। राइट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है, ऑन चेंजिंग टारगेट मटेरियल द ग्राफ इन एडजॉइनिंग डायग्राम शोज। यानी बताओ, टारगेट का जो मटेरियल है, अगर हम मटेरियल हटा दें, बदल दें, तो वर्क फंक्शन बदल जाएगा। तो याद करो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता था एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स, और इसी के ई मैक्स को हम लोग ई वी नॉट लिखते थे, जहां पर वी नॉट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था। तो अगर हम यहां ग्राफ बना रहे हैं, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम बनाएं, तो यहां से बताओ वी नॉट की जो इक्वेशन आएगी, वी नॉट बराबर एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई, ये आएगा। तो ये बताओ, इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एफ बाई, स्लोप हो जाएगा एच बाई। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये होता था न्यू थ्रेशोल्ड, और यहां पे ये इंटरसेप्ट, ये होता था माइनस डब्ल्यू एफ बाई ई, और ये जो स्लोप होता था टेन थीटा, इसकी वैल्यू होती थी बताओ एच अपॉन ई। तो एच बताओ प्लैंक कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अगर हम मेटल बदल भी देंगे तो बताओ जो स्लोप है वो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, इंटरसेप्ट, वर्क फंक्शन बदल जाएगा। तो मटेरियल चेंज करने पर वर्क फंक्शन बदलेगा तो इंटरसेप्ट बदलेगा। तो आंसर होगा डिफरेंट इंटरसेप्ट बट द सेम स्लोप। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमसे, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। तो एक बताइए प्रोटॉन है और एक अल्फा है, दोनों की एनर्जी बराबर बराबर कही गई है, दोनों की एनर्जी बराबर कही गई है, और हमसे कह रहे हैं रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा। तो बताओ जरा, प्रोटॉन होता है 1h1, अल्फा होता है 2he4। तो अगर इसका मास m होगा 1, तो इसका मास होगा 4m। तो लैम्डा डी ब्रॉगली प्रोटॉन का h अपॉन रूट के अंदर 2m के ई की जगह ई लिख दे रहे हैं। लैम्डा अल्फा का जो होगा वो h अपॉन रूट के अंदर 2m की जगह 4m, और एनर्जी बताओ अभी भी ई है। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, यही हमको निकालना है। तो ये बताओ ऊपर जाएगा तो 2:1, ये आंसर आ जाएगा ए पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल accelerated with 150 volt potential is 10 to the power minus 10 मीटर। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। जब कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया, 150 वोल्ट से। तो कह रहे हैं अब की बार हम उसको 600 वोल्ट्स से एक्सेलरेट करें तो नया वेवलेंथ क्या होगा। तो होगा लैम्डा डी ब्रॉगली एच अपॉन रूट के अंदर 2m क्यूबी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्यूबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद 150 वोल्ट। बताइए 150 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10 to the power minus 10। अगली बार उसी को 600 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो याद करो, लैम्डा डी ब्रॉगली होता था एच अपॉन एम बी की जगह रूट के अंदर 2m के ई को लिख सकते हैं क्यूबी। तो बताओ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वोल्टेज, ये होगा। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वोल्टेज होगा। तो
तो बताओ तुमने वोल्टेज 150 से 600 कर दिया, तो वोल्टेज अगर 4 टाइम्स हुआ तो बताओ यहाँ 4 टाइम्स होगा अगर वोल्टेज 4 टाइम्स होगा तो लैम्डा डैश लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो बताओ भाई नया लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बाई 2, तो पुराना वाला 10 टू द पावर -10 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं, सवाल पढ़ लीजिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिके इनटू 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी। बताओ भाई यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल है और ये मान लो रेस्ट पर है, ये डिके कर गया, 2 पार्टिकल में टूट गया, ये मान लो m1 है, ये इधर जाने लगा v1 से, और ये मान लो m2 है, ये अपोजिट जा रहा v2 से, ठीक है। तो जरा बताइए अगर ये रेस्ट पे था तो मोमेंटम 0 था और अचानक से 2 फ्रैगमेंट में टूटा, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो P इनिशियल बराबर P फाइनल मोमेंटम इन वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मोमेंटम 0, ये मोमेंटम हो जाएगा mv1 और ये हो जाएगा -m2v2 और ये m1v1। तो यहाँ से हमने देखा कि m1v1 बराबर m2v2 आ गया बेटा, तो क्या दोनों के मोमेंटम बराबर आ गए? यस। और अगर मोमेंटम बराबर तो लैम्डा डी ब्रॉगली h अपॉन mv होता है, और मोमेंटम अगर बराबर है तो बताओ लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 हो जाएगा, और लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 होगा तो बताओ उनका रेशियो 1:1, आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर में कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ। बताओ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप हमको बताइए अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको हमने जितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया होगा वो 100 वोल्ट रहा होगा, तो हमने उस इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया होगा। तो बताइए अगर हम इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो लैम्डा डी ब्रॉगली रूट के अंदर होता है 150 अपॉन वोल्ट और ये होता है एंगस्ट्रॉम में। तो बताओ भाई रूट के अंदर 150 अपॉन वोल्ट जो आ रहा है बताओ वो 100 आ रहा है बेटा, और ये एंगस्ट्रॉम, तो ये बताओ रूट के अंदर 1.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये हमारा आएगा 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास। याद करिए ये एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट करा जाए तो लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रूट के अंदर 150 अपॉन वोल्ट और ये एंगस्ट्रॉम में आता है। मैंने आपको क्लास में भी कहा था ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पढ़ लो बेटा। सवाल में कह रहे हैं सरफेस ऑफ सोडियम इल्यूमिनेटेड बाय ए लाइट ऑफ 3000 एंगस्ट्रॉम। बताइए भाई इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो पहले, तो लैम्डा लाइट का 300 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। वर्क फंक्शन दिया है WF 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, बहुत आसान। तो बताओ hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर ke मैक्स, ये हो जाएगा। तो hc हो गया 1242 अपन लैम्डा नैनोमीटर में 300 माइनस वर्क फंक्शन है 2.6 और ये बताओ पूरा ke मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बताओ ये आएगा 4.1 माइनस 2.6, तो ये बताओ 1.5 के आसपास आ रहा है ke मैक्स, तो ये बताओ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा ke मैक्स। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सवाल में कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सेम मेटल व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंसिडेंट ऑन इट। तो पहले एक काम करो, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स लगा दो। तो पहली बार में हमने जो फोटोन डाले उनकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन हमको निकालना है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ई मैक्स है। तो वर्क फंक्शन हो गया बेटा यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो अब की बार हम जो लाइट डाल रहे हैं उसके फोटोन की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मेटल वही है, तो मेटल वही तो वर्क फंक्शन वही। तो बताओ नया के ई मैक्स हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए भाई नया के ई मैक्स, नया के ई मैक्स डैश लिख दे रहा हूं। तो ये एच न्यू डैश माइनस वर्क फंक्शन वही रहेगा क्योंकि मेटल टारगेट वही है। तो ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये बताओ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब आंसर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एट नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है व्हेन ए सेंटीमीटर थिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बी। तो ध्यान दो, एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल बी लगाया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगली बार कह रहे हैं कि हमने 2 लैम्डा की लाइट डाली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बी बाई 3 लगाना पड़ा। यहां लिख दो एस सी बाई 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर ई इंटू, और ये हो गया बेटा वी बाई 3, सेकेंड इक्वेशन। हमसे कहना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर बताना है तो वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो बेटा 3 एस सी बाई लैम्डा माइनस 3 वर्क फंक्शन बराबर ई बी, और ई बी की वैल्यू बताओ बेटा ये वाली रख दो। तो एस सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो ये बताओ यहां पे बच रहा है, इधर लाइए एस सी बाई 2 लैम्डा, इधर लाइए तो एस सी बाई 2 लैम्डा बराबर 2 वर्क फंक्शन। तो यहां से बताइए जरा जो रिजल्ट आ रहा है वर्क फंक्शन बराबर एच सी बाई 4 लैम्डा, यह आ रहा वर्क फंक्शन, समझिए। और वर्क फंक्शन को हम लिखते थे एच सी अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो इसको इक्वेट कर दो एच सी बाई 4 लैम्डा से, तो थ्रेशोल्ड लैम्डा 4 लैम्डा के बराबर आ गया, सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रेडिएशन ऑफ 2 फोटोन एनर्जी ट्वाइस एंड 5 टाइम्स द वर्क फंक्शन। एक बार फोटोन की एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन है। तो ध्यान दो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स, और के ई मैक्स को लिख सकते हैं हम लोग हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए एक बार ये 2 वर्क फंक्शन है, माइनस वर्क फंक्शन बराबर हाफ एम वी 1 मैक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये बताओ वर्क फंक्शन बराबर हाफ एम वी 1 मैक्स का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगली बार हमने 5 टाइम्स वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इंसिडेंट करी, तो एच न्यू की जगह देखो 5 वर्क फंक्शन, मेटल वही है वर्क फंक्शन, ये आएगा के ई मैक्स हाफ एम वी 2 मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो 4 वर्क फंक्शन बराबर हाफ एम वी 2 मैक्स का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को जरा डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड कर दो तो वर्क फंक्शन कट गया 1/4 बराबर v1 अपॉन v2 का स्क्वायर। तो बताओ v1 अपॉन v2 की वैल्यू
1/2 आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल पढ़ लीजिए भाई। 10 नंबर में कह रहे हैं पॉइंट सोर्स कॉजेज photoelectric effect from a small metal plate. Which of the following curve may represent saturation photocurrent as a function of distance between the source and the metal? तो ध्यान दो, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r², और याद करो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी है, ठीक, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² और सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो बताओ सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, y एक्सिस पर करंट और x एक्सिस पर डिस्टेंस, तो ये ग्राफ 1/r² का आएगा। 1/r² का यानी डी आंसर हो जाएगा, ये फोर्थ आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है। हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो पूछा, तो के ई मैक्स का जो रेशियो होगा वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो होगा। 12 नंबर देखिए, तो बीच में जो आसान सवाल होंगे उनको हम लोग स्किप भी करेंगे। ए वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये बताओ 400 नैनोमीटर, ये देखो 360 नैनोमीटर तक चेंज किया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कह रहे हैं कितना चेंज होगा। तो बताओ भाई, शुरुआत में hc/λ माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स ई इंटू बी नॉट। तो ये देखो 1242 अपॉन 400 माइनस वर्क फंक्शन बराबर ई इंटू बी नॉट 1। अगली बार 1242 अपॉन 360 माइनस वर्क फंक्शन बराबर ई इंटू बी नॉट 2 सेकेंड। इसमें से इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1242 कॉमन ले लो या सीधा से लिख दो 400 माइनस 1242 अपॉन 360 बराबर हमको चाहिए चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, ई इंटू बी नॉट 1 माइनस बी नॉट 2। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा उतना ही चेंज हो जाएगा। तो जरा बताएं, जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका पॉइंट कितना चेंज हुआ ये निकालना हमको बेटा। तो बताओ, एक बार बताओ, तुम लैम्डा घटा रहे हो तो के ई मैक्स बढ़ जाएगा। तो आप बेहतर होगा एक काम करें, हमको B02 माइनस B01 निकालना है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 1242 अपॉन 360 माइनस 1242 अपॉन 400, ये आएगा B02 माइनस B01, क्योंकि ज़्यादा हमारा B02 होगा। अब आप सॉल्व कर लेना बेटा, ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये नंबर। और ये बताओ E इंटू डेल्टा B0 लिख दें, तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये उतना ही वोल्ट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज। तो डेल्टा B0 विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ये आंसर आएगा। 12 का आंसर फर्स्ट। 30 नंबर देखो बेटे, सवाल में कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है लाइट वेव के साथ उसकी इक्वेशन दे दी गई है। तो अगर बताओ इक्वेशन दिया गया E बराबर E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के की जगह पे बेटा ये लिखा है, देखो ये, तो के बराबर हो गया 1.57
इंटू 10 की पावर 7 ओके होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा। तो बताओ ये 1.57 इंटू 10 की पावर 7 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन लैम्डा। यहां से काटो ये 2 आया तो लैम्डा आ गया बताओ 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। लेकिन हमको लैम्डा चाहिए नैनोमीटर में, तो जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसका लैम्डा 400 नैनोमीटर हो जाएगा। क्यों, मीटर से नैनोमीटर में जाओगे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई तो ये 400 नैनोमीटर। अब बताओ हमको निकालना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप निकालो के ई मैक्स SC1242 अपॉन 400 माइनस वर्क फंक्शन। तो जो मेटल है उसका बताइए वर्क फंक्शन 1.9 लिखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.1 माइनस 1.9 तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 1.2 वोल्ट। और इसी के ई मैक्स को ई वी नॉट लिखेंगे तो वी नॉट आ जाएगा 1.2 वोल्ट, ये आंसर। ठीक है, 14 नंबर देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है और मैं देख रहा हूं आप लोग टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस बनाए रखिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। समझिए, टेस्ट छोड़ना नहीं बेटा एक भी। फोर्टी नंबर पढ़ो, द वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए बी एंड सी। ए बी सी के वर्क फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो बताओ एनर्जी कितनी फोटोन की, एच न्यू या एस सी बाई लैम्डा। तो ये 1242 अपॉन 410 नैनोमीटर में लिखा है मैंने, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में होता है, उन्होंने एंगस्ट्रॉम में दिया है, उन्होंने एंगस्ट्रॉम में दिया है 4100, तो इसको नैनोमीटर में लिखा है। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे 400 ही मान लें तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट। अगर ये है तो बताओ जरा, हमारे जो लाइट की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, वो लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मेटल का वर्क फंक्शन है 1.9225। तो बताओ जरा, हमारे लाइट की एनर्जी पहले मेटल के वर्क फंक्शन से बड़ा है, हमारे फोटोन की एनर्जी दूसरे मेटल के वर्क फंक्शन से बड़ा है। तो बताओ वो ए और बी से दोनों से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, सवाल पढ़ लीजिए। ए 5 वॉट सोर्स एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ 5000 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, 500 नैनोमीटर। When placed 0.5 meter away, it liberates photoelectron from a photosensitive metallic surface. When the source is moved to a distance of 1 meter, बताओ डिस्टेंस डबल कर दी, the number of photoelectron liberated। ध्यान दीजिए, अगर ये लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स, इससे r दूरी पर लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। तो अगर हम r डबल करेंगे, r को अगर हम 2r करेंगे तो इंटेंसिटी हमारा I/4 हो गया। और तुम्हें पता है नंबर ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और अगर इंटेंसिटी 1/4 हो गई तो बताओ नंबर ऑफ फोटोन रिड्यूस टू ए फैक्टर 4। लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 16 नंबर। पढ़िए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। कह रहे हैं जो सेकंड लाइन है बामर सीरीज का Li+2 में, उसका हमको फ्रीक्वेंसी बताना है। तो ध्यान दीजिए, 1/λ r z²
1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो Li+2 हाइड्रोजन लाइक है, Z की वैल्यू 3, और यहां पर सेकंड लाइन है बामर की, लाइमन बामर, तो पहला मेंबर बामर का होता है 3Z2, तो सेकंड होगा 4Z2। ये है सेकंड मेंबर बामर का सेकंड मेंबर, तो यहां रख दीजिए जरा, तो 1/λ Z हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, और ये हुआ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहां देखो 1/λ बराबर 9R, एलसीएम हुआ 16, 4 माइनस 1, तो 1/λ बराबर 27R/16। लेकिन हमको तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो बताओ भाई हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ लाइट की स्पीड c बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो 1/λ बराबर ν/c, तो यहां रख दो ν/c बराबर 27R/16। तो बताओ यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई है 27RC/16, 27RC/16, थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखो, सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम इन ग्राउंड स्टेट एंड दैट ऑफ इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बताओ ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3, और हमको रेडियस निकालना, तो याद करो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो बताओ R1/R2 n1/n2 का स्क्वायर। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो बताओ 1 और 3 है, तो 1/3 का स्क्वायर, आंसर 1:9, 1:9। बहुत ही आसान सवाल। 17 नंबर, 17 हो गया। 18 नंबर देखो बेटा, 18 पढ़ लो। कह रहे हैं हमसे द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद करो मैंने बताया था रेडियस प्रोपोर्शनल टू n²/z, और रेडियस का एक्चुअल रिजल्ट 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम होता था, और किसी भी ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड किसी भी ऑर्बिट में घूमते समय स्पीड प्रोपोर्शनल टू z/n होता था, और इसका रिजल्ट एग्जैक्ट आया था 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये z/n होता था। तो आंसर होगा हमारा सेकेंड। ये सब क्लास में कराया है। 19 नंबर देखो बेटा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 2, ग्राउंड लेवल का मतलब n बराबर 1, और हाइड्रोजन एटम है, तो एरिया ऑफ ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एरिया ऑफ ऑर्बिट ऑफ ग्राउंड लेवल। तो बताओ रेडियस प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो बताओ भाई n यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ रेडियस होगी बताओ 4R, यहाँ होगी अगर R। अब एरिया आ जाओ, एरिया बराबर πr² होगा, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो बताओ A1/A2, तो ये बताओ 4R/R का स्क्वायर 16:1, 16:1। 20 नंबर, the ratio of frequency of revolution of electron in first and second Bohr's orbit, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड बोर्स ऑर्बिट हीलियम एटम, तो एक है n बराबर 1
और एक है n बराबर 2। फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू होता था NQ अपॉन जेड स्क्वायर। तो बताओ भाई T1 अपॉन T2 N1 अपॉन N2 का क्यूब, तो ये 1/2 का क्यूब 1:8 है टाइम पीरियड। लेकिन पूछा फ्रीक्वेंसी, तो बताइए भाई F1 अपॉन F2 T2 अपॉन T1 8:1। आंसर थर्ड हो जाएगा। 21 नंबर देखो बेटा, कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ हाइड्रोजन एटम है, H एटम का केस है, सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो n बराबर 2 का सवाल है और n बराबर, अच्छा तुम्हें ये पता होगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने एक रिलेशन निकाला था E टोटल माइनस टाइम्स काइनेटिक और हाफ ऑफ पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो बताओ n बराबर 2 में टोटल एनर्जी, n बराबर 2 की बात कर रहा हूं, टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा प्लस 3.4, ठीक है। 22 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट इज जे। बताओ एंगुलर मोमेंटम को जे कहा गया है और जे होता है mvr। इट्स काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो बताओ कह रहे कौन सा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन जरा चेक करते हैं, हाफ जे स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर। चलो हाफ जे स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर। तो देखो भाई ये किसके बराबर आ रहा है, m से m कटा, r स्क्वायर कटा, ये आ रहा हाफ mv स्क्वायर। तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी ही तो लिखा है, तो आंसर बताओ फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। बताओ n बराबर 1 की एनर्जी माइनस 13.6, n बराबर 2 की एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन बताओ n बराबर 1 से सीधा n बराबर 2 में जंप करेगा और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, तो बताओ n बराबर 1 में जब था तो एंगुलर मोमेंटम 1h अपॉन 2 पाई, और जब बताओ वो n बराबर 2 में जंप करा तो फाइनल 2h अपॉन 2 पाई। तो इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, तो 2h अपॉन 2 पाई में से 1h अपॉन 2 पाई घटाओ तो 1h अपॉन 2 पाई बचा। तो h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 2 इंटू 3.14। तो ये भी लगभग 6 से, तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 24। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, बताइए थर्ड से सेकंड में आ रहा है, n बराबर 3 से n बराबर 2 में जंप कर रहा है। वेवलेंथ एम्प्टीट्यूड ऑफ फोटोन बहुत ही आसान, तो 1 बाई लैम्डा फोटोन का आर जेड। क्या बताओ हाइड्रोजन लिखा कहीं, यस हाइड्रोजन एटम, तो जेड हो गया 1 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। एलसीएम ले लो बेटा, ये बताओ कितना आएगा, 4 हुआ, ये 9 हुआ, 36। यहाँ 9 माइनस 4 5r/36, तो लैम्डा हो जाएगा 36 अपॉन 5r। ए पार्ट 25 नंबर बहुत आसान है,
आप लोग कर लिए होंगे, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इनसाइड ए हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज बाय, एंगुलर मोमेंटम कितना बदल सकता है? तो सोचो, अगर 1 से, सोचिए जरा, अगर 1 से वो 3 गया, सॉरी 1 से पहले 2 भेजते हैं, चलो, तो यहां एंगुलर मोमेंटम था 1h/2 पाई, यहां था 2h/2 पाई, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हुआ h/2 पाई। उन्होंने ये पूछा क्या बदल सकता है, ठीक। अगर वो 1 से 3 गया, ठीक है, तो यहां था 1h/2 पाई और 3h/2 पाई, तो डेल्टा एल 3h/2 पाई में से 1h/2 पाई हो गया, तो ये 2h/2 पाई हो गया, यानी h/पाई आ गया। तो आंसर सेकंड, बहुत ही आसान। 26 नंबर देखिए, current ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. The hydrogen atom in ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.09, the number of spectral line emitted by the excited atom. जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है, बताइए, इस पर हमने एक फोटोन डाला और उस फोटोन की एनर्जी है h न्यू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाएगा? ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है, तो ये n बराबर 3 में जम कर जाएगा, क्योंकि 1 और 3 का जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है, ये आपने पढ़ रखा है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताओ 1 से 3 जम कर गया, क्योंकि यहाँ की एनर्जी होती है -13.6 और यहाँ की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बताओ 12.09 का डिफरेंस है। अब बताइए, अब ये 3 से n बराबर 3 से वापस n बराबर 1 तक आना चाह रहा है, तो कह रहे हैं बताओ कितने डिफरेंट टाइप के फोटोन को वो एमिट करेगा। तो बताओ वो 3 से 2 जाए, फिर 2 से 1 जाए, या वो 3 से डायरेक्ट 1 जाए। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन, या इसका एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्डा n(n-1/2). तो यहीं से तो आया है वो। तो बताओ 3 से बनाना, तो n की जगह 3 रख दो, तो 3 × 2/2 3 आ जाएगा, 27। सवाल में कह रहे हैं 3 photons coming from excited atomic hydrogen sample are picked up. Their energy is 12.1, 10.2 and 1.9. These photons must have come from, बताइए भाई, 3 फोटोन मिल रहे हैं, एक एक्साइटेड सैंपल ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, तो हमको 3 अलग अलग एनर्जी के फोटोन मिल रहे हैं। तो जरा देखो, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है। ध्यान से देखिएगा, 12.1 का हमें कब मिलेगा? जब वो 3 से 1 आ जाए सीधा। 10.2 का कब मिलेगा? जब 2 से 1 आ जाए। और 1.9 का हमें कब मिलेगा? जब वो 3 से 2 आ जाए। तो ध्यान दो जरा, अगर उसे ग्राउंड स्टेट में आना तो 3 से बताओ वो 2 आए, 2 से 1 आए, तो एक ही में ये दोनों मिल जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए फिर हमको एक एटम और चाहिए, तो कम से कम 2 एटम या उससे ज़्यादा। आंसर थर्ड हो जाएगा कि 2 एटम या उससे ज़्यादा में ही ये संभव है। भाई 3 से इलेक्ट्रॉन को 1 तक आना है, अगर वो ऐसे चला गया तो एक ही फोटोन मिलेगा, और ऐसे टुकड़ों में जाए तो 2 तरीके के फोटोन मिल सकते हैं, और ये तीनों फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा अगर हम एटम ले लेंगे तब ये पॉसिबल है। फोर्थ 24 देखो बेटा, पढ़ लो सवाल। 28 में कह रहे हैं द डायग्राम shows the energy level for an electron certain atom which transition zone represent the emission of photon with the most energy।
तो फोटोन कब निकलेगा? जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डिफरेंस कम होता जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा, बताओ 2 से 1। ये तुमको सर ये तो बताओ एब्जॉर्प्शन है, 1 से 3 जा रहा है। उन्होंने क्या कहा है? फोटोन एमिट हुआ है। पढ़ लीजिए सवाल। उन्होंने कहा एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो एमिशन तो फोटोन का तभी होगा जब हाई से लो आएगा, लो से हाई नहीं। तो आंसर बताओ, ये हो जाएगा सबसे बड़ी एनर्जी। ए पार्ट 29। सवाल में कह रहे हैं ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 4 to 3 इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताया था, ये n बराबर 1 है मान लो, ये n बराबर 2, 3, 4, ये 5। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिफरेंस कम होता जाता है। ये मैंने आपको सिखाया था। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमको किस में मिल रहा है? 4 से 3 में। ये अल्ट्रा वायलेट है। अगर बताओ ये अल्ट्रा वायलेट है तो हमको चाहिए इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की लैम्डा बड़ा चाहिए। ये हमको बड़ा चाहिए किससे? लैम्डा अल्ट्रा वायलेट से। अब अगर अल्ट्रा वायलेट से बड़ा चाहिए तो एनर्जी छोटा चाहिए। तो एनर्जी का गैप छोटा चाहिए इससे। तो बताओ एनर्जी इससे छोटा एनर्जी कौन सा होगा? चलो बताओ, इससे छोटी एनर्जी 5 to 4 होगी। 5 to 4। बहुत ही बढ़िया सवाल, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ 2 से 1 एनर्जी ये सबसे बड़ी होगी। 3 से 2 ये इससे छोटा होगा लेकिन बड़ा होगा, इससे तो बड़ा ही होगा। तो सबसे छोटा 5 to 4 ही होगा। तो हमको जो एनर्जी चाहिए थी वो अल्ट्रा वायलेट से कम चाहिए थी। राइट, नोट कर लीजिए। एकदम कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। थर्टी नंबर देखो बेटा, ये एक्सरे का सवाल है। कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा रेडिएशन ऑफ जेड इक्वल टू 11 इज लैम्डा। तो एक्सरे में मोजले लो लगाते थे तो 1 लैम्डा बराबर आर जेड माइनस बी का स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लिखते थे हम लोग। अगर के अल्फा की बात हो रही है तो ये बताओ 2 से 1 का ट्रांजिशन है। तो यहां देखो 1 लैम्डा बराबर आर, जेड हमारा 11 है। और बताइए जरा, मोजले लॉ कहता था के अल्फा के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो बी होता था वो 1 होता था। और ये बताओ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अब की बार के अल्फा ही है लेकिन वेवलेंथ 4 लैम्डा, तो 1/4 लैम्डा। तो कह रहे हैं अब जो मेटल होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो बी देखो वही होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट के अल्फा के लिए। और ये ट्रांजिशन 2 से 1 है, तो बताइए, तो ये बताओ सेम रहेगा ये वाला पार्ट, दोनों को डिवाइड कर दो। तो बताओ यहाँ 4/1 बराबर, इधर बचा 10 स्क्वायर, नीचे बचा जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर हुआ यहां से, जरा देखिए 25। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिए, दोनों को डिवाइड करो बेटा। तो यहां आ रहा 4/1, 10 का स्क्वायर 11 - 1, इधर जेड -1 है बेटा। तो ये बताओ यहां से इसको इधर ले जाइए, तो जेड -1 का स्क्वायर बराबर 25। तो जेड -1 बराबर 5, जेड बराबर 6, आंसर होगा 3rd। ठीक है, 31।
कह रहा था रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मासेज ऑफ टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 3:2। रेशियो ऑफ देयर डिके कांस्टेंट इज 4/3। ये λ1 λ2 का रेशियो है। द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल एक्टिविटी पर मोल एक्टिविटी पूछा है, तो बताओ 1 मोल में 1 मोल में बताइए Na एटम होंगे और इतने ही न्यूक्लियाई होंगे, ठीक, N एटम। तो एक्टिविटी जो रेट ऑफ डिके होता है, जिसे R बोलते हैं कुछ लोग, A बोलते हैं कुछ लोग, -dN/dt लिखते हैं, ये सब एक ही बात है। ये होता है λ × N और दोनों का 1 मोल है। तो बताओ दोनों के 1 मोल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे, बराबर होंगे। तो बताओ एक्टिविटी का रेशियो R1/R2 λ1/λ2 आएगा ओनली। ये बराबर है दोनों में, और λ1/λ2 4:3 है, तो ये आंसर 4:3 ही रहेगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद न्यूक्लियॉन नंबर इज 16। तो बताओ जब मास नंबर 16 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, तो रेडियस पाई गई है न्यूक्लियस की 3 × 10⁻⁻15 मीटर। देन द न्यूक्लियर रेडियस विद न्यूक्लियॉन नंबर 128। तो सोचिए जरा, R बराबर R0 A⁻⁻³ होता है। तो बताओ R1 या R2/R1 बराबर क्या हो जाएगा? A2/A1 का पावर 1/3। R0 जो कांस्टेंट है 1.1 फर्मी होता है। A2 बताइए 128, A1 बताइए 16, तो ये 8 हो गया। तो बताओ ये 8⁻⁻³ यानी 2 आ गया, R2/R1। तो नई रेडियस जो आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेडियस R1, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻15 मीटर थर्ड। ठीक है, 33 नंबर, ये मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान है। 33 देखिए बहुत आसान है, सबने कर लिया होगा। आइए 34 भी बहुत आसान है। क्या है बताइए, अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो हमारा 92 यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो गया 82 लेड 206 में। इसने मान लो N1 अल्फा होता है 2He4 और N2 बीटा -1 E0 एमिट करा। तो देखिए भाई ध्यान दीजिए, जो मास नंबर है उसे कंजर्व करो, तो 238 बराबर 206 प्लस 4N1 और यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ लाइए जरा 32 4N1, तो अल्फा का नंबर आ गया 8 अल्फा। अब आ जाओ एटॉमिक नंबर कंजर्व करो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर एटॉमिक नंबर कंजर्व। तो इधर देखो 92, इधर 82 प्लस 2N1 माइनस 1N2। तो ध्यान दीजिए 92 इधर आया 10, N1 कितना आया था 8, तो ये 16 माइनस N2, तो N2 की वैल्यू देखो 6 आ गई, यानी 8 अल्फा 6 बीटा लास्ट आंसर। थर्टी 5 मैंने पढ़ाया था आपको कि जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं एक्सपोनेंशियल डिके, उनमें हर इक्वल परसेंटेज डिके होने में समय बराबर बराबर लगता है। तो कह रहे हैं 10% ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके इन 5 days, देन द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 20 days। ध्यान दीजिए, मान लो 100% था, ध्यान देना, 5 दिन में कितना डिके कर गया 10%, तो 100 का 10% 10 बचा 90। अगले 5 डेज में फिर 10% डिके ही करेगा, यही तो क्वालिटी है एक्सपोनेंशियल डिके की।
तो 100 से 90 का 10% डिके हुआ 5 दिन में, तो 90 का 10% यानी 981 बचा अगले 5 डेज में। ये देखो 10%, 100 का 10%, ये 10%, 90 का। अब आओ अगले 5 दिन में फिर ये 10% किसका, 81 का, तो 8.1, तो 81 में से बेटा 8.1 घटाओ जरा, 8.1 घटाओ तो क्या ये 73.9 आ रहा है, देख लो एक बार। 8.1 ये 72.9 आ गया, 8.1, ठीक है। अब आइए रहा, अब इसका फर्दर 10% 5 दिन में जाएगा, तो देखो कितने दिन हो गए, देख लो 20 दिन हो चुके हैं, तो इसका 10% 7 पॉइंट, तो 72.9 में से 7.29 घटाओ तो बताओ भाई क्या ये 7.29 घटाओगे तो ये 65 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 65% के अप्रोक्सीमेट बचा रहेगा, ये आंसर होगा, ठीक है। इसी का एक और तरीका है, ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा n बराबर n0 1/2 की पावर n, जब n था हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ के बाद ये हर बार आधा होता जाता था, तो अगर 10% डिके हो रहा है तो 9/10 बचेगा, ध्यान दो। तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, n बराबर n0 9/10 की पावर स्मॉल n, और स्मॉल n इज द नंबर ऑफ 5 डेज, नंबर ऑफ 5 डेज, हर 5 दिन में 10% जा रहा है तो 9/10 बचेगा, 1/10 जा रहा तो 9/10 बचा, तो नंबर ऑफ 5 डेज, तो बताओ 20 डेज के अंदर नंबर ऑफ 5 डेज होंगे 4, 5 दिन के 4 बार आएगा, तो बताओ ये आंसर यहां सीधा आ जाता, देखना इसे लिख दे रहा हूं मैं 100 और 9/10 की पावर 4 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, ये 65 पॉइंट कुछ आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, वही आएगा जो हमने वहां निकाला है। 36 सवाल में कह रहे हैं हीलियम न्यूक्लियस 2He4 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, इफ द न्यूक्लियर मासेस ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर इतना इतना, देन एनर्जी लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। बताओ भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है, 1s2 प्लस 1s2 मिलकर के 2He4 बनाए, कह रहे हैं कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन पूछा हमसे। ऐसे सवाल में पहले निकालो मास डिफेक्ट डेल्टा एम, तो मास ऑफ ड्यूटेरियम का 2.019, तो बताओ ये ड्यूटेरियम 2 है तो 2 इंटू 2.0149 माइनस हीलियम का मास 4.00277, और ये बताओ बेटा AMU में आ गया, AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब तुम्हें ये पता है कि 1 AMU के इक्विवेलेंट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज क्यू वैल्यू मास डिफेक्ट इंटू 931 कर दीजिए, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो डेल्टा एम की जगह ये कैलकुलेट कर लेना, यहां रख देना, इंटू 931 कर दो, आंसर सेकंड आ जाएगा 37। बहुत ही आसान सवाल। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई 2He4 3Li7 6E12 7N14 आर इतना इतना, ये इनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी दिया गया है। कर विच ऑफ दीज आर मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल कैसे देखते थे, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखो, तो इसके लिए देखो पहले हीलियम के लिए 2He4 के लिए तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल है 28 और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 4, तो ये आया 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
चलो भाई दूसरा 3Li7 के लिए चेक करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी है 52 और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 7, तो ये आया 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगला चेक करते हैं 6C12, तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी है बताओ 90 और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 12, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चेक करते हैं 7N14 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल रहा हूं मैं, तो बाइंडिंग एनर्जी है 98, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 14, ये आया 7। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 6C12 के लिए आया है, तो यही हमारा न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल है। नंबर जो स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी से नहीं करते हैं, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से चेक करते हैं। आगे देखिए 38 क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल X1 एंड X2 हैव डिके कांस्टेंट 6 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, then ratio of number of nuclei X1 and X2 will be 1/E after time। तो सोचो जरा सोचो, n बराबर n नॉट E पावर माइनस लैम्डा टी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बताइए भाई शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों के बराबर थे, तो ये n नॉट E पावर माइनस 6 लैम्डा इंटू टी फर्स्ट इक्वेशन। अगली बार n2 बराबर n नॉट E पावर माइनस 3 लैम्डा डिके कांस्टेंट है टाइम t, और ये सेकंड। डिवाइड करो n1 अपॉन n2 की वैल्यू 1 अपॉन E कही गई है, तो बताओ यहां से n1 अपॉन n2 E पावर माइनस 3 लैम्डा टी, और ये 1 अपॉन E है तो E पावर माइनस 1 E पावर माइनस 3 लैम्डा टी। तो यहां से देखो t आ गया 1 अपॉन 3 लैम्डा, आंसर सेकंड, ठीक है। चलिए भाई 39 इफ n नॉट इज द ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ हाफ लाइफ 5 ईयर है हाफ लाइफ, अमाउंट 15 साल के बाद, तो उधर जो टोटल टाइम है वो बताइए 15 ईयर्स है, जो कि 3 हाफ लाइफ हो गया, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गए। तो कितना बताइए कह रहे हैं बचेगा, तो आप n बराबर n नॉट 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3, तो n नॉट बाई 8 आ जाएगा आंसर, एकदम सिंपल। 40 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। 41 देखिए, अच्छा 41 भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबने कर लिया होगा। 42 देखिए, कह रहे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट विच हैव देयर वेलोसिटी इन रेशियो 2:1, देन रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज। ध्यान दो, बताओ वेलोसिटी अगर एक न्यूक्लियस, ये कोई न्यूक्लियस था पहले रेस्ट पे था, ये 2 में टूट गया, तो ये m1 इधर जा रहा v1 से, ये m2 इधर जा रहा v2 से, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं हम, तो इसका मोमेंटम 0, तो ये m1 v1 और ये माइनस m2 v2, तो बताओ वेलोसिटी का रेशियो दिया है, तो m1 v1 बराबर m2 v2, हमको यहां पर m1 अपॉन m2 v2 अपॉन v1 हो गया, और v2 अपॉन v1 बेटा 1:2 लिखा जाएगा, और मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी बराबर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होता है, तो रो कट गया, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो r1 अपॉन r2 का क्यूब 1/2, तो r1 अपॉन r2 1:2 का पावर 1/3 आंसर, तो 1:2 पावर 1/3। 43 देखो बेटा,
सवाल में कह रहे हैं इफ रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 3.6 फर्मी देन रेडियस ऑफ 52 125 न्यूक्लियस विल बी। ध्यान दीजिए, तो R बराबर R0 A पावर 1/3 होता था, तो क्यों हम सीधा बोल रहे हैं R2 अपॉन R1 A2 अपॉन A1 की पावर 1/3। चलो भाई R2 निकालना है, R1 है 3.6 फर्मी, A2 बताओ 125 और ये 27 की पावर 1/3, तो ये बताओ बेटा 5/3 बचा। तो जो रेडियस आ गई हमारा 5/3 इंटू 3.6, तो ये आ गया 1.256 6 फर्मी 44 नंबर देखिए। ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी है, कोई एक्स पेरेंट एटम है जिस पर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी है, वो 7Li3 में कन्वर्ट हुआ और एमिट हुआ अल्फा पार्टिकल। तो इस रिएक्शन को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे 0N1 का बम्बार्डिंग हुआ एक्स पर और ये 3Li7 में कन्वर्ट हुआ, ऐसे यहाँ पे 3 होगा और ये 7, 3Li7 में कन्वर्ट हुआ और एमिट हुआ है देखो अल्फा पार्टिकल, अल्फा होता है 2He4। तो बताओ भाई कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर कंजर्व, तो 3 2 5, तो यहाँ आएगा 5 और 7 4 11, तो यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा 10। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है और मास नंबर 10, तो ये आएगा सेकेंड। अब आ रहा है आखिरी सवाल, देखिए 45 नंबर देखिए भाई। 45 में कह रहे हैं 3/4 ऑफ द न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इन 3/4 सेकेंड, देन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ध्यान दो, 3/4 का मतलब 75% डिके, यानी रिमेनिंग कितना 25। तो सोचो N0 से, या N0 छोड़ो 100 मान लें, 100 से 50 होने में एक हाफ लाइफ, 50 से 25 होने में दूसरा हाफ लाइफ, तो ये देखो 1/4 ही तो बचा है। तो बताओ 75% डिके होने में 2 हाफ लाइफ, तो 2t हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है 3/4 सेकेंड। तो बताओ हाफ लाइफ हो गया 3/8 सेकेंड, और यही हमारा आंसर, राइट। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैं देख रहा हूँ आप लोग टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। ऐसे करते रहिए, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है।